बिल्कुल। सकीब भाई, तेजस्वी यादव जो है वो छात्रों के बीच पहुँचते हैं, संवाद करते हैं। उधर एआईएम का ज़िक्र किया अभी यूसुफ सर ने। उन्होंने तो भई पहले अपनी सूची भी जारी कर दी। वो बता भी रहे हैं कि हम उन्हीं क्षेत्रों में लड़ेंगे जहाँ मुसलमानों का एक जनाधार है। तो ऐसे में ये सारे फैक्टर्स कितना काउंट हो रहे हैं इस समय? उधर प्रशांत किशोर जो है वो तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोले पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि भई तेजस्वी यादव मूर्ख हैं, इसलिए जनता को मूर्ख बना रहे हैं। नौकरी वाले मामले पर वो कमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है। उधर मुकेश सहनी जो है वो अलग अड़े हुए हैं, 30 सीट से नीचे नहीं आ रहे हैं। चिराग पासवान की कहानी अलग चल रही है, जीतन राम मांझी की कहानी अभी यूसुफ सर ने बताई। ओवरऑल कुल मिला-जुला कर के बिहार में अभी क्या चल रहा है? लालू, तेजस्वी और राहुल की जो मुलाकात है, वो कितनी अहम रहने वाली है? राम प्रकाश भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मुलाकात होने वाली है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू जी भी रहेंगे उस मुलाकात में। कुछ चीजें हम आपको 6 महीने पहले से बता रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म पर बता रहे हैं, जिसमें से 2-3 चीजें बहुत ये है कि महागठबंधन में जितना भी पेच फंसा हो, एक बार लालू जी राहुल गांधी बैठ जाएंगे और अंत में बैठेंगे वही, और वही बैठ के दोनों निर्णय कर लेंगे। देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी की सहमति के बिना या राहुल गांधी की उपस्थिति के बिना, राहुल गांधी की मौजूदगी के बिना फाइनल डिसीजन लेकर के, यानी कृष्णा अल्लावरू के लेवल पर या भूपेश बघेल या अशोक गहलोत के लेवल पर अगर ये अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि इतनी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, तो फिर राहुल गांधी का क्या मतलब रह जाएगा? या उधर लालू यादव, साकिब साहब, इस बार अशोक गहलोत कहीं नहीं है गेम में। हाँ, सिर्फ वही मैं लोग एक कर बात रहे हैं। कर जी नहीं यूसुफ भाई, मैं एक बात एक मिसाल दे रहा हूं मैं, वो ये नहीं है कि उसमें उसके बाद आप देखिए कि लालू जी हैं अभी मौजूद, आज मुलाकात होगी उनकी, तो चीजें बहुत बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक और चीज मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि कांग्रेस 70 सीटें नहीं मांगेगी, 50 से 55-58 सीटों तक कांग्रेस को दी जाएंगी, और उन्हीं में से उनको आईपी गुप्ता को भी एकोमोडेट करना है। इंडियन इनकलाब पार्टी वाले जो आईपी गुप्ता हैं, उनकी मुलाकात भी कल तेजस्वी यादव से हुई है, आईपी गुप्ता साहब की, और ये तय हो गया कि आईपी गुप्ता महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस अपने कोटे से उनको सीटें देगी। 2 सीट दे, 3 सीट दे, जो भी दे, वो अपने कोटे से उनको सीट देगी। तो इसलिए कांग्रेस अपने संबल पे, मान लीजिए अगर 58 सीटें उनको मिलती है या 60 सीट मिलती है, कांग्रेस 5 सीट उनको दे दे, 55 सीट अपने संबल पे लड़ाई चुनाव, ये हो सकता है। दूसरा, इधर आप देखिए, जैसे मीडिया चला रहा है कि एनडीए में सब कुछ सही है, एनडीए में ऑल इज वेल है। परसों रात में मैंने देखा कि चैनलों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। परसों मैं रात 11 बजे रात की आपको बात बता रहा हूँ, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, बड़ी खबर आ रही है, सारा मामला तय हो गया। 100 पे भाजपा लड़ेगी, 101 पे जदयू लड़ेगी, और 29 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी को दी जा रही है। 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे और 7 सीटों पर मांझी जी लड़ेंगे। ये एकदम से क्लियर कर दिया उन्होंने, फिगर घोषणा कर दिया कि हो गया ऐलान, बस कल ऐलान होना है, ये सीट फाइनल हो गया है। अब जैसे ही मतलब खबर ये हुई है कि जैसे ही चिराग जी को 29 सीट मिली है, यहां उपेंद्र कुशवाहा बिदक गए, मांझी जी बिदक गए, संतोष सुमन का बयान भी आ गया कि हम स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। भाई, चिराग पासवान के पास कितना वोट बैंक है अपना? 5.5% का। मांझी जी 3% हैं। तो जब वोट प्रतिशत 2 से आधा अधिक का है, तो आप अगर उनको 29 दे रहे हैं, यानी तो हमको 14 तो दीजिए कम से कम। आधा ही, अगर वो हमसे डबल है, मतलब हम 3% है, वो 5% है, तो उसी अनुपात में सीटें भी तो होनी चाहिए कि आप हमको एकदम से डाउन 1/4 सीट दीजिएगा, आप अगले को 29 देंगे और हमको 7 दीजिएगा आप। ये हो गया ये। अब देखिए उधर, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने रार मचा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को सेटल करने के लिए इनके पास एक चीज ये है कि भाई, उनकी राज्यसभा का टेन्योर जो है अप्रैल में खत्म हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी के। उनको ये कहा जाएगा कि आपको राज्यसभा कंटिन्यू कर देंगे, और नेक्स्ट जब कैबिनेट की रिशफलिंग होगी, मंत्रालय की रिशफलिंग होगी, उसमें आपको एक एमओएस की सीट या कैबिनेट की सीट एक आपको मिल जाएगी, आप 5-6 सीट लड़ करके। उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा शर्त रख रहे हैं कि अब जो सीटें उनको चाहिए, जैसे ओबरा की सीट है, जैसे काराकाट की सीट है, जैसे महुआ की सीट है, वैशाली में महुआ की सीट है, और महुआ पे चिराग भाई भी दावा ठोक रहे हैं अपने कि नहीं, वो हम लड़ेंगे महुआ।
तो पेच यहां फंसा हुआ है। अच्छा, कांग्रेस के साथ अभी तक जो सीट, नंबर्स ऑफ सीट पर पेच नहीं फंसा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच नंबर ऑफ सीट्स पे पेच नहीं फंसा हुआ है। देखिए, ये बात तो बहुत पहले से तय हो गई थी कि पिछली बार आरजेडी 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और लेफ्ट पार्टियां थी। पिछले बार उनके साथ मुकेश सहनी नहीं थे, पिछले बार उनके साथ आईपी गुप्ता नहीं थे, पिछले बार उनके साथ पारस जी नहीं थे। अब ये नए अलायंस आए हैं, तो अब इन अलायंस पार्टनर्स जो नए आए हैं, इनको भी तो इसी 243 में ही एकोमोडेट करना है ना। तो कांग्रेस अपनी 10 सीटें छोड़ेगी तो आरजेडी भी तो उधर से छोड़ेगी ना। आरजेडी 144 पे लड़ी थी, हो सकता है आरजेडी 135 पे आए, 130 पे आए, तब जाकर के इन सबको समावेश किया जाएगा, इन सबको एकोमोडेट किया जाएगा। मुकेश सहनी सब महागठबंधन में मुकेश सहनी सबसे अविश्वसनीय राजनीतिक दल के तौर पर अभी भी मौजूद हैं। देखिए, 4 दिन पहले तक मुकेश सहनी की बात जनता दल यूनाइटेड के अंदर हो रही थी, जब चिराग उधर टेंट्रम दिखा रहे थे अपना। अब आज थोड़ा चिराग का टेंट्रम डाउन है, इधर उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी ने अपना तेवर बढ़ा दिया है। जब चिराग टेंट्रम दिखा रहे थे, उस वक्त जेडीयू की तरफ से यहां तक कह गया था कि आप चिराग को छोड़िए और मुकेश जी को अपने साथ लीजिए, पारस को साथ मिलाइए और आगे बढ़िए। पारस और मुकेश को अपने साथ एडजस्ट कीजिए, चिराग को छोड़िए और हम लोग सीट बंटवारा करके चुनाव में चलते हैं। मुकेश सहनी की बात उधर जदयू और भाजपा से भी हो रही थी। आप सोचिए, जब मुकेश सहनी राहुल गांधी की पूरी वोटर अधिकार यात्रा में और उन तमाम मुद्दों पर साथ घूमने के बावजूद संपर्क में थे सीट एडजस्टमेंट को लेकर के, अब मुकेश सहनी के लिए भी दरवाजे बंद हो गए। अब मुकेश सहनी को अगर वो लेते हैं तो उनको सीट, एक तो यही वो सीट नहीं पूरा पा रहे हैं, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग नहीं फंसा रखा है। देखिए, जदयू और भाजपा में सीटें तय हो चुकी हैं, ये आप मान के चलिए। 180 190 सीटों तक उन लोगों ने आपस में तय कर ली है कि हमको कौन कौन सी सीटें लड़नी है। चिराग अपने लिए जी। साकिब साहब, मेरा सवाल है आपसे। देखिए, सीट बंटवारा वगैरह तो हो जाएगा, वो हम लोगों का हेडक नहीं है। हमें आप जो अभी राम प्रकाश जी ने पूछा था, मैं उस सवाल को दोहरा रहा हूँ। पल्स क्या है जो मुस्लिम वोट पे जो एमवाई फैक्टर था पुराना, जो रिवाइव हो रहा है अब इस बार भी, तो वो जो मुस्लिम माइंडसेट है या मुस्लिम पल्स है, वो क्या है बिहार की, वो बताइए थोड़ा जी प्लीज। जी यूसुफ भाई, मैं वहीं आ रहा हूँ अब। देखिए, एक चीज है, पिछले बार के चुनाव तक क्या होता था, पिछले बार के चुनाव तक ये होता था कि लोगों को ये यकीन होता था कि अगर महागठबंधन की सरकार नहीं आएगी तो, और एनडीए की सरकार आ भी जाती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और नीतीश कुमार को मुसलमानों का भी समर्थन मिलता था, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मिलता था। उनकी एक छवि दूसरे टाइप की थी। उनकी छवि जो है योगी आदित्यनाथ या पुष्कर सिंह धामी या हेमंता बिस्वा शर्मा की तरह नहीं, हार्डकोर नहीं है कि वो एक मुकदमा होगा और आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। नीतीश जी के बारे में आम मुसलमानों को भी लगता था कि चलिए नीतीश जी अगर सीएम बने हुए हैं तो बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है मुसलमानों के लिए। लेकिन इस चुनाव में ये बात पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी है 2025 के चुनाव में कि एनडीए को बहुमत आने की स्थिति में नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश जी उस मानसिक शारीरिक स्थिति में नहीं है और भाजपा ने उनके खिलाफ पूरी फील्डिंग लगा दी है। एक तो ये है। वक्फ कानून को लेकर के मुसलमानों के अंदर में बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो ये जो तमाम चीजें, ये सबसे बड़ी जो बात है ना यूसुफ भाई, ये इनसिक्योरिटी जो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जो हम उत्तराखंड में देख रहे हैं कि वो मदरसा बोर्ड खत्म हो गया, एक मुकदमा होता है किसी लोकल थाने में, कोई लफंगा जाके 50 रुपया देके एक मुकदमा कराता है और अगले दिन आपके घर बुलडोजर चल जाता है। ये जो इनसिक्योरिटी है ना मुसलमानों के अंदर में, वो पैन इंडिया जो वो देख रहे हैं, वो अभी बिहार में उससे लोग बचे हुए हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि एक बार अगर बीजेपी का सीएम बैठ जाएगा तो फिर वही तमाम चीजें यहां रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस इनसिक्योरिटी ने प्रशांत किशोर के फैक्टर को और ओवैसी के फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसलिए बहुत ज्यादा, मतलब इस बार ओवैसी साहब को भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, वो खुद भी जान रहे हैं इस बात को। और ये बड़ी वजह रही कि आप देखेंगे कि 10 दिन पहले तक वो ढोल बजा करके जाके के लालू जी के आवास के बाहर जो है वो कह रहे थे कि हमको गठबंधन में शामिल कीजिए, है ना। उनके प्रदेश अध्यक्ष का लगातार बयान आ रहा था कि हमको गठबंधन में शामिल कीजिए। वो सिर्फ इसलिए आ रहा था ताकि आज वो 100 सीटों का ऐलान करेंगे तो अब उनके पास कहने के लिए ये होगा कि देखिए हम तो चाहते थे कि सेकुलर वोट या मुसलमानों का वोट बटे नहीं, लेकिन हमको लिया नहीं गया। ये उन्होंने भूमिका बनाई उस दौरान। उनको पता था कि महागठबंधन में उनके लिए जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले अपने लिए भूमिका बना दी कि देखिए हमने तो कोशिश किया था, तो हमको अछूत समझा गया, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम चीजें। उसको वो कैश करने की कोशिश करेंगे इमोशनली ग्राउंड पर।
प्रशांत किशोर की बात जहां तक है, प्रशांत किशोर ने 51 सीटों का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद वो शांत, आज तक फिर उनकी कोई दूसरी सूची नहीं आई है। उस 51 सीटों में 7 मुसलमान हैं, 7 दलित हैं, 19 ईबीसी हैं, 11 ओबीसी हैं। तो ये जो है, और 7 मुसलमान जो है यूसुफ भाई, मैं आपको वो भी बता दूं। अब मान लीजिए कोचाधामन की सीट है, किशनगंज की। कोचाधामन में आप क्या कर रहे हैं, मुसलमान को सीट देकर के? वहां तो महागठबंधन का उम्मीदवार भी मुसलमान होगा और एनडीए का उम्मीदवार भी मुसलमान होगा। बायसी की सीट है, पूर्णिया की, अमौर की सीट है, वहां मुसलमान ही उम्मीदवार होगा तीनों से। इसलिए प्रशांत ने मुसलमान उम्मीदवार दिया। भाई आप अगर वैसा, आप मुसलमान उम्मीदवार क्यों दे रहे हैं? आप दीजिए ना, किसी यादव को दे दीजिए अमौर में। आपका इतना ही वो विजन है तो आप दे। और आप जो है, आप तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर घर को नौकरी देंगे, तो आप उनका मखौल उड़ा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी वाला 2 करोड़ की नौकरी हर साल, वो भी आप ही का आइडिया था। ठीक है, लोग इस पर बात कर रहे हैं, लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जब 2 करोड़ नौकरी की बात मोदी जी कर रहे थे, तब तो ये आइडिया हर घर मोदी, घर घर मोदी और 2 करोड़ नौकरी, ये सारा आइडिया तो आप ही का था ना।